हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज का मैंने बिना टाइम वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेलेज़ली की सहायक संधि। देखिए, मैंने वॉरेन हेस्टिंग के सुधार भी बता दिए हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के भी मैंने सुधार बता दिए हैं। तो ये लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि है। आपको सारी मेरी वीडियोस में जाएंगी तो आपको सब मिल जाएगी, सीरियल वाइज मैंने बनाया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलिए इसको बनाती हूँ। तो ये आज का मेरा टॉपिक है लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि में। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं सहायक संधि का जो अर्थ है तो वो क्या है। वेलेज़ली ने ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का विस्तार करने के लिए एक विशेष नीति अपनाई, जिसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे इस सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि का क्या उद्देश्य था, तो देखिए, इस संधि का उद्देश्य बचे कुचे शक्ति संपन्न भारतीय नरेशों को इस स्थिति में पहुंचाना था कि वे अंग्रेजी राज्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए स्वयं विवश हो जाएं। देखिए, सहायक संधि की जो शर्तें थीं, एक तो देखिए इसका मतलब मेन मकसद क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। तो भारतीयों में जो भी थोड़ी बहुत शक्ति बची थी, क्योंकि मैसूर युद्ध हो चुके थे, तो इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा स्थिति बिगड़ने के कारण तो उसने ये वेलेज़ली ने सहायक संधि स्टार्ट कर दी थी, जिसे से पूरी जो शक्ति, थोड़ी बहुत जो शक्ति बची थी उसको भी अपने हाथों में कंट्रोल करना चाहते थे। सिंपल में यही है कि वो जो भी भारत की थोड़ी बहुत जो शक्ति बची थी उसे अपने हाथों में कंट्रोल करने के लिए ही इस संधि की शुरुआत की गई थी। तो देखिए, सहायक संधि की जो शर्तें थी वो क्या थी। संधि कराने वाले राज्य अंग्रेजी कंपनी के सर्वोच्च शक्ति मानते थे और भारतीय राजा अंग्रेजों की अनुमति के बिना यूरोप के किसी अन्य राजा को नौकरी नहीं दे सकते थे। देखिए, इनका पीछे कारण क्या था। देखिए, भारतीयों को जो भी भारतीय राजा थे, वो जब तक अंग्रेजों से अनुमति नहीं ले लेंगे कि वो किसी भी यूरोप के कोई भी ऐसा राजा हो जिस पर अपनी मतलब कोई भी यूरोप का व्यक्ति हो, उससे आप नौकरी पे रख नहीं सकते हैं। देखिए, क्यों नहीं रख सकते थे, यदि अगर वो बिना पूछे रख देंगे तो जो वो वहाँ का नौकरी करेगा उसको तो फायदा हो जाएगा ना। तो अंग्रेजों की स्थिति कमजोर होने लगेगी। इसीलिए उन्होंने ये चालाकी दिखाई कि भारतीय जो राजा थे उसको अंग्रेजों की अनुमति के बिना यूरोप के किसी अन्य राज्यों को नौकरी में नहीं दे सकते थे, जिससे टोटल अंग्रेजों का कंट्रोल रह सके। उसके बाद अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी से संधि और एवं युद्ध नहीं कर सकते थे। यहाँ पे देखिए, उन्होंने तो किसी यूरोपीय राजा को नौकरी नहीं दे सकते थे और यहाँ पर ये है कि वो किसी से संधि और युद्ध भी नहीं कर सकते थे। किसी को नौकरी तो दे भी नहीं सकते थे, लेकिन वो अपनी अनुमति मतलब वो अंग्रेजों की अनुमति के बिना वो किसी से ना संधि कर सकते थे ना युद्ध कर सकते थे। वो एक समझ लीजिए नाम मात्र राजा थे। पूरी शक्ति अंग्रेजों के हाथ में ही जानी थी, जो आगे चलकर अंग्रेजों के हाथ में भी चली जाती है पूरी तरह से। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद मामला थोड़ा सा सही हो जाता है। तो खैर, आगे चलते हैं। इन शर्तों के मानने वाले राजाओं को आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखा जाएगा। देखिए, इन्होंने ये मतलब एक वादा कर दिया कि यदि ये मतलब काम करेंगे कि वो किसी बाहरी को नौकरी नहीं देंगे, वो संधि नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, तो उनको एक सुरक्षा दी जाएगी कि वो आंतरिक और जो बाह्य आक्रमण होते हैं उनको उससे सुरक्षित रखा जाएगा। और सहायक संधि करने वाले दरबार में एक अंग्रेजी प्रेसिडेंट भी रखा जाएगा। देखिए, जो सहायक संधि जो मानेंगे उनके दरबार में एक अंग्रेजी प्रेसिडेंट रखा जाएगा। देखिए, क्यों रखा जाएगा, अंग्रेजों की सोच देखिए। जब सहायक संधि जो लोग कर लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो राजा फिर से अपने वो कर दें, तो उनके दरबार में एक अंग्रेजी प्रेसिडेंट रखा जाएगा। देखिए, अंग्रेजों की सोच कितनी गहराई तक जाती थी, वो अपने हित के लिए कितना सोच लेते थे कि यदि कोई बाहर का नौकरी करने आएगा तो उस नौकरी करने वाले में भी वो षड्यंत्र रच सकता था
और अगर युद्ध की जाएगी और वो भी तो उसी में कोई बाहर का आ भी सकता था, तो इनकी यहाँ पे भी शक्ति खत्म हो जाती। और अगर ये शर्त मान लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनके मतलब विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच लें, इसलिए उनके दरबार में एक अंग्रेजी प्रेसिडेंट भी रखा गया। तो खैर आगे है सहायक संधि एवं देशी राज्य, जो उन्होंने जो मान लिए थे। देखिए निजाम से संधि की थी, वेलेदली और मराठे से अवध राज थे, मैसूर राज थे। तो निजाम की से संधि जो थी, कंपनी ने खरदा के युद्ध में मराठों के विरुद्ध निजाम को सहायता देने का वचन दिया, किंतु फिर भी युद्ध के समय कंपनी ने सहायता नहीं की। इससे खरदा में निजाम की पराजय हुई। उससे 1798 ईस्वी में संधि स्वीकार कर सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। देखिए जब इसने सहायता नहीं दी थी, तो उसको बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखने का ये वादा दिया गया था। एक तो पहला कारण ये था कि निजाम को मतलब इस पर विवश होना पड़ गया कि वो सहायक संधि करने पे एकदम विवश हो गया। देखिए और दूसरा कारण ये था कि उसे ये पराजय हो गया था, और पराजय होने के बाद जाहिर थी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती, अतः इस कारण भी उसे सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ गई। और देखिए वेलेदली और मराठे, इस समय मराठे की शक्ति क्षीण हो रही थी। दौलत राव सिंधिया, जसवंत राव होलकर, पेशवा बाजीराव द्वितीय आदि मराठा राजाओं के बीच में युद्ध हो रहा था, जिसमें पेशवा पराजित हो गया था। अतः पेशवा ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। देखिए इन्होंने मौका ढूंढा था, कहाँ पर कुछ हो रहा है, तो उस पर हम खुद ही विवश हो जाए कि सहायक संधि वो खुद ही मान लें, वो खुद ही विवश हो जाए कि हम सहायक संधि कर लेंगे। तो देखिए उसके बाद अवध राज था। 1808 ईस्वी में वेलेदली ने अवध के नवाब को सहायक संधि मानने के लिए विवश किया, अतः अवध में सहायक सेना रख दी गई, जिसके खर्च के लिए वेलेदली ने अवध का आधा राज्य ले लिया। परिणाम स्वरूप अराजकता फैल गई। अराजकता फैलनी ही थी, क्योंकि सहायक संधि के लिए जब वो विवश कर दिया था, तो उसके खर्च के लिए आधा राज्य ले लिया गया था, तो अंत में अराजकता फैल गई। मैसूर राज्य है। टीपू सुल्तान मैसूर राज्य की तृतीय युद्ध में के कारण टीपू सुल्तान का ये देखिए तृतीय युद्ध हुआ कब तक, तो 1790 से 1799 ईस्वी में हुआ। तृतीय हाँ, तो 90 से 92 ईस्वी में को सुधारने में लगा हुआ था। वह फ्रांस, अफगानिस्तान और अरब के शासकों से संधियां करने के लिए प्रयत्नशील था। इसलिए अंग्रेज भी रह नहीं पाए थे। चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ, जिससे कंपनी मैसूर की शक्ति से मुक्त हो गई। तो देखिए वेलेदली की जो सहायक संधि से ही ये माना जाता है। ये देखिए स्वयं को शेर कहता था, ये अपने को स्वयं